अगर ये दोनों इकट्ठा हो गए तो SC ST OBC और मुसलमान इकट्ठा होकर डेली ब्राह्मणों की नाश्ते में चटनी बनाकर खाएंगे। संसद में पास किया हुआ CAA का कानून वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। वामन मेश्राम कितना शक्तिशाली है, हमारे लोगों को डायरेक्ट लैंग्वेज समझ में आती है। डायरेक्ट लैंग्वेज क्या है, तुम नालायक हो, एकदम समझ में आता है। हमारे लोगों को एकदम समझ में आता है, अरे साला गाली दे रहा है नालायक। मगर नुपुर शर्मा ने, नवीन कुमार जिंदाल ने इतना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस किया जिसकी वजह से कानपुर में फसाद हो गया, कई लोग मारे गए। इसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, उस पर 302 का आर्टिकल लागू किया जाना चाहिए। मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई नहीं, मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई नहीं, मुसलमानों ने अस्पृश्यता बनाई नहीं, मुसलमानों ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया नहीं, मुसलमानों ने शूद्रत्व पिछड़े वर्ग OBC पर थोपा नहीं, मुसलमानों ने महिलाओं को दास बनाया नहीं। किसने किया? ब्राह्मण। तो मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे बने? लोग चिंता में पड़ गए। क्या चिंता थी? पिछले 50 साल से SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाया, मुसलमानों से भिड़ाया, मुसलमानों को SC ST OBC से लड़ाया, मुसलमानों से भिड़ाया। 50 साल तक मेहनत किया दोनों को अलग रखने की, दोनों को आपस में लड़ाने की। वामन मेश्राम ने दोनों को 29 जनवरी 2020 को इकट्ठा कर, एक तरफ SC ST OBC और दूसरी तरफ मुसलमान। अगर ये दोनों इकट्ठा हो गए तो SC ST OBC और मुसलमान इकट्ठा होकर डेली ब्राह्मणों की नाश्ते में चटनी बनाकर खाएंगे। अरे नाश्ते में चटनी समझते हैं? बोमिल मछली बंगाल के लोगों को मालूम है? बोमिल मछली, सूखी मछली है। अरे मछली के बगैर बंगाली लोगों का खाना पूरा कैसे होता है भाई? मैं एक घर में गया, कहा कि मछली खाए बगैर तो हमें ऐसा नहीं लगता कि खाना खाए। कुछ नहीं तो मछली का बास तो कम से कम होना चाहिए। कुछ नहीं चला, बास हो गया, हाँ हो गया, मिल गया। कुछ नहीं तो मछली का बास मिल जाना चाहिए। वो अब हो गया। इतना बंगाली मछली के पीछे पड़ा रहता है। जोर से मत हंसो भाई, थोड़ा ध्यान रखो, इतना जोर से मत हंसो, हार्ट पर पूरा असर पड़ता है। ऑक्सीजन ज़्यादा तेजी से अंदर जाएगा ना तो हार्ट थोड़ा ब्लॉक कर जाएगा, जरा खबरदारी ले लेना है। जो सच है वो बता रहा। तो इतने बड़े पैमाने पर जब ये भारत बंद हो गया तो वो लोग चिंता में पड़ गए। SC ST OBC के इकट्ठा होने से साला संकट और गहरा हो जाएगा, इसमें मुसलमान भी इकट्ठा हो गया, बहुत भारी संकट खड़ा हो जाएगा। जनसत्ता में खबर आई, क्या करे क्या करे क्या करे। डेली बोलता था फकीर जी, प्रधानमंत्री अमित शाह, मंत्रिमंडल के लोग डेली बोलते CAA 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 CAA। अभी बोल रहा है, बोल रहा CAA है, बोल रहा सालों की बोलती बंद कर दिया, बंद हो गया। 29 जनवरी 2020 के बाद CAA बंद है, कोई नहीं बोल रहा, एक नहीं बोल रहा। बीजेपी वाले क्या कहते हैं, RSS वाले क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी जैसा शक्तिशाली प्रधानमंत्री, शक्तिशाली नेता इसके पहले कभी नहीं हुआ है। अखबार में प्रचार करते, इसके पहले इतना बड़ा शक्तिशाली नेता प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा, इतना ताकतवर है कहते। चलो मैं भी मान लेता हूं, मैं आसानी से मानता नहीं हूं मगर मैं भी मान लेता, हाँ बहुत शक्तिशाली है नरेंद्र मोदी। मगर नरेंद्र मोदी ने संसद में पास किया हुआ CAA का कानून वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। वामन मेश्राम कितना शक्तिशाली है?
अगर नरेंद्र मोदी शक्तिशाली है तो नरेंद्र मोदी का पास किया हुआ कानून हमने कचरे के ढेर में रखा हुआ है। अभी तक नरेंद्र मोदी उस कानून को लागू करने के लिए रूल फ्रेम नहीं कर पाया, रूल फ्रेम नहीं कर पाया। कैसे लागू करेगा? ये भारत पंथ के बात की बात है। एक आदमी ने होम मिनिस्टर अमित शाह को आरटीआई में पूछा कि 19,48,000 लोगों का आपने नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया था, अब कितने लोग बच गए? अमित शाह ने लिख कर दिया 1006, बाकी सबको नागरिकता दे दिया। भारत बंद के बाद, ये भारत बंद के बाद का आंकड़ा बता रहा हूं। क्यों दिया? क्योंकि मैंने पूछा था आरएसएस के, बीजेपी के प्रधानमंत्री को पूछा था सवाल। क्या सवाल पूछा था? तुम शेड्यूल कास्ट के लोगों को हिंदू कहते हो, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को हिंदू कहते हो, ओबीसी के लोगों को हिंदू कहते हो, तुम ही कहते हो ना ये हिंदू है। फिर कैसे निकाल दिया? ये घुसपैठी है। इनको तुमने 14,48,000 SC ST OBC को निकाल दिया। तुम ही कहते हो ना SC ST OBC के लोग हिंदू हैं। कैसे निकाला? भाजपा के सदस्य बनना है तो शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू हैं। भाजपा के सदस्य बनना है आदिवासी हिंदू है। भाजपा के सदस्य बनना है ओबीसी हिंदू है। भाजपा को चंदा देना है SC ST OBC हिंदू है? मुसलमान को फसाद में मारना है SC ST OBC हिंदू है। SC ST OBC के अलावा मुसलमानों को नहीं मार सकते। हमारे लोग कहते हैं तुम बढ़िया क्वालिटी के हिंदू हो। क्यों? कुछ तो हमारा आदमी भोला आदमी है, पूछता क्यों? नहीं, तुम ही मुसलमान को मार सकते हो, हम नहीं मार सकते, इसलिए तुम बढ़िया क्वालिटी के हिंदू। क्यों बढ़िया क्वालिटी के? तुम मुसलमान को मार सकते हो। हमारे लोग पूछते हैं फिर मरने के बाद हमारा स्वर्ग का क्या होगा? बोला गारंटी से तुम्हारा स्वर्ग पक्का हो गया, नरक में नहीं जाओगे। एक मुसलमान को मारा, तुम्हारा स्वर्ग का टिकट पक्का हो गया, कोई ब्राह्मण बीच में नहीं आएगा। गधे की औलाद हमारे जो लोग हैं उनको ये चिंता नहीं है कि इधर हमको 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है। हमारे लोगों की चिंता क्या है? मरने के बाद क्या होगा? अबे गधो, उसको चिंता क्या है? मरने के बाद क्या होगा? नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे? दिल साले 10 बाय 10 का झोपड़पट्टी में रहने के लिए घर नहीं है, नगर पालिका में रजिस्टर किया हुआ घर नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को हम क्यों चाहिए? ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग सदस्य चाहिए, चंदा चाहिए, मुसलमान को फसाद में मारने के लिए चाहिए। बढ़िया हिंदू है, ये बढ़िया हिंदू है। आरक्षण देने का मामला आता है SC ST OBC को आरक्षण देना है, अधिकार देना है। ब्राह्मण क्या कहते हैं? लायक नहीं हो। मुसलमान को मारना है, बहुत लायक हो। तुम्हारे जैसा कोई लायक नहीं है। फसाद करना, तुम बहुत लायक हो। चपरासी की नौकरी देना है, तुम्हारे पास मेरिट नहीं है। चपरासी बनने के लिए साला मेरिट है हमारे पास। चतुर्थ श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का बाबू बनने के लिए हमारे पास मेरिट नहीं है। कहते तुम लायक नहीं। हमारे लोगों को समझ भी नहीं आता क्या कह रहा है पंडित। क्या कहता है? लायक नहीं हो। क्या कह रहा है? लायक नहीं हो। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। हमारे लोगों को डायरेक्ट लैंग्वेज समझ में आती है।
इनडायरेक्ट लायक नहीं हो, इनडायरेक्ट लैंग्वेज। हमारे लोगों को डायरेक्ट लैंग्वेज समझ में आती है। डायरेक्ट लैंग्वेज क्या है? तुम नालायक हो, एकदम समझ में आता है। हमारे लोगों को एकदम समझ में आता है, अरे साला गाली दे रहा है, नालायक बोल रहा है, जल्दी समझ में आता है। उसी को कहो नहीं तुम लायक नहीं हो, क्या कह रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। बंगाली में बुड़बक बोलते, क्या बुड़बक है इधर शब्द है? बिहार के लोग बोलते, इधर बंगाल में पता नहीं कि एक जमाने में बिहार और बंगाल एक ही था, है बुड़बक बोलते ना। हाँ हाँ देखा देखा, बुड़बक शब्द बहुत बढ़िया है। मुझे दो शब्द बहुत पसंद आते हैं बंगाल और बिहार के लोग, एक बुड़बक और एक मुसलमानों का जाहिल। इसके जैसे बढ़िया शब्द झाले मैंने डिक्शनरी में देखे ही नहीं। SC ST OBC के लोगों के लिए सबसे बढ़िया शब्द जाहिल, इसके जैसे जाहिल दुनिया में कोई नहीं मिलता। हम कहते अनपढ़, अरे अनपढ़ शब्द बहुत सौम्य है, माइल्ड है, माइल्ड अंग्रेजी है, माइल्ड है। जाहिल, आह क्या बढ़िया शब्द है। 2-2.5 हजार साल के हम लोग जाहिल लोग, ऐसी जमीन है हमारी साली 2-3 हजार साल से कोई फसल ही नहीं आई उसमें। इतनी बढ़िया जमीन, साला कोई फसल ही नहीं आई। तो जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं, समझाने की बात कर रहा हूं, वो लोग हम लोगों को जब अधिकार देने का मामला आता है तो हमें हिंदू नहीं कहते, कहते तुम लायक नहीं हो, तुम नालायक हो। मुसलमान को मारना है तो बहुत लायक हो, फसाद करना है तो बहुत लायक हो। यानी हम लोग उनको फसाद करने के लिए चाहिए, अधिकार देने के लिए नहीं चाहिए। हम हिंदू किस मापदंड में हैं? किस मापदंड में हम हिंदू हैं? मैं बंगाल के लोगों को पूछता हूं, जो लोग बांग्लादेश से दुखी होकर भारत में आए, वो मुसलमानों को बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। मैं उनको कहता हूं, अरे तुम्हारे इस विरोध की वजह से ब्राह्मण तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो। अंग्रेजी में कहावत है, यूज एंड थ्रो। यूज करते हैं, थ्रो करते हैं। अपनी अकल से काम लेना जरूरी है। अपने फायदे का, नुकसान का कैलकुलेशन करके हम लोगों को अपना स्टैंड लेना चाहिए कि इससे हमको फायदा हो सकता है, किससे हमको नुकसान हो सकता है। अगर तुम केवल मुसलमान विरोधी, मुसलमान विरोधी, मुसलमान विरोधी भावनाएं रखोगे तो तुम्हारा ब्राह्मण इस्तेमाल करेगा, और जिसका इस्तेमाल होता है उसका क्या होता है? उसकी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, वो यूज एंड थ्रो कर रहे होते हैं। बंगाल में जहां जहां भी मुस्लिम विरोधी SC ST OBC में भावना है, वहां बंगाल में ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट भाजपा के चुन कर आए, गधे लोग, वो हमारे लोग SC ST OBC। देख लेना, छानबीन कर लेना जो बोल रहा हूं। भाजपा की ताकत बढ़ेगी, ब्राह्मणों की ताकत बढ़ेगी। ब्राह्मणों की ताकत बढ़ने से हमारे लोगों को अधिकार देगा, आरक्षण लागू करेगा, संविधान लागू करेगा। एक कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, नरेंद्र मोदी ने संविधान की कॉपी रखा, ऐसे कार्यक्रम में भाषण देने के पहले टीवी पे दिख रहा था, ऐसे संविधान की कॉपी रखा, भाषण देने के पहले यहां आया और संविधान को, जैसे साल का धर्मशास्त्र है। अबे संविधान धर्मशास्त्र नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं है, देश को संचालित करने का शास्त्र है। उस पर मस्तक नहीं टिकाया जाता, अमल किया जाता। अमल कर, अमल। अमल साला थैले भर का। अबे गधों की औलाद हो। ऐसे प्रधानमंत्री का साले कोई आदर होगा? नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब के विरोध में बात किया, भाजपा के लोगों ने उसको सस्पेंड कर दिया। सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता।
पार्टी ने सस्पेंड किया, सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। सरकार को क्या करना चाहिए था? FIR दाखिल करना चाहिए था, बराबर है? सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। पार्टी ने निलंबित किया, अरे तो पार्टी की कार्रवाई हुई, सरकार की कार्रवाई क्या हुई? सरकार को FIR दाखिल करना चाहिए था। उसने कंप्लेंट दाखिल किया, नवीन कुमार जिंदाल ने और नुपुर शर्मा ने, कि हमको धमकियां आ रही है। पुलिस ने FIR दाखिल कर लिया। उसको धमकी देने के लिए FIR दाखिल हो गया, मगर नुपुर शर्मा ने, नवीन कुमार जिंदाल ने इतना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस किया जिसकी वजह से कानपुर में फसाद हो गया, कई लोग मारे गए। इसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, उस पर 302 का आर्टिकल लागू किया जाना चाहिए। कॉज नुपुर शर्मा है, फसाद कानपुर में हुआ, कॉज नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा के बयान की वजह से कानपुर में फसाद हुआ। मेरे जैसे गैर राजनीतिक आदमी को जो बात समझ में आती है वो बात उनको समझ में नहीं आती है। समझना होगा। उनके पास डेढ़ी हराम, केवल मुसलमान का भी, कोई दूसरा कार्यक्रम है देश में? बेरोजगारी है, भूखमरी है। कितने भूखमरी से मर रहे हैं जानते हो? 82 करोड़ लोग भूखमरी और भूखमरी के शिकार हैं भारत में, और सारे SC ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। है कोई समस्या का समाधान? शहरों में और गांवों में रोजगार देने का कोई काम नहीं। जो लोग रोजगार मांग रहे हैं, गरीबी खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको कह रहे मुसलमान तुम्हारे दुश्मन। क्या कह रहे? मुसलमान तुम्हारे दुश्मन। मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई? नहीं। मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? नहीं। मुसलमानों ने अस्पृश्यता बनाई? नहीं। मुसलमानों ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया? नहीं। मुसलमानों ने शूद्रत्व व पिछड़े वर्ग OBC पर थोपा? नहीं। मुसलमानों ने महिलाओं को दास बनाया? नहीं। किसने किया? ब्राह्मण। तो मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे हुए? इसमें से कोई भी चीज मुसलमानों ने नहीं बनाई, ये सारी चीजें तो ब्राह्मणों ने बनाई। जिस व्यवस्था की वजह से हम गुलाम हैं आज भी, वो व्यवस्था बनाने का काम मुसलमानों ने नहीं किया। जब मुगल भारत में आक्रमण करने के लिए आ रहे थे तो भारत के ब्राह्मणों ने मुगलों को आमंत्रण दिया, आ जाओ। और मुगल और ब्राह्मणों ने बुद्धिस्ट विहारों को तोड़ा। मुगल और ब्राह्मणों ने मिलकर तोड़ा, और तोड़ने के बाद ब्राह्मण और मुगलों ने क्या किया? आधा मस्जिद बना ले, आधा मंदिर बना ले। अगर वो पहले से मंदिर था तो ब्राह्मणों के पुरखों ने मुसलमान मुगलों को आधा हिस्सा क्यों दिया? अभी कुछ समझ में आ रहा? और अगर ब्राह्मणों के पुरखों ने आधा हिस्सा मुगलों को दिया, तुम्हारे पुरखों ने दिया, साले तुम्हारे पुरखों की पिछवाड़े पे लात मारनी चाहिए। तुम हमको क्यों बोल रहे? गलती तुम्हारे पुरखों ने की, तुम्हारे पुरखों की लात मारो, निकालो साली की हड्डियां जहां रखी हुई है, निकालो उसको, मारो जूते। हैं? तुम्हारे पुरखों ने नालायकी की, हमको क्यों इसमें घुसेड़ रहे हो? मगर वहां मंदिर था ही नहीं, वहां बुद्ध विहार था। अयोध्या में बुद्ध विहार था। अब बोलेंगे क्या सबूत है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है मेरे पास। तमाम भारत के ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं, जितने भी भारत के ब्राह्मण हैं उनको चुनौती देता हूं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को सारे दुनिया के लोग ठोस एविडेंस मानते हैं। मेरे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। अयोध्या की साइट बुद्धिस्ट साइट है, 3000 भिक्षु वहां निवास करते थे। आर्कियोलॉजिकल साइट है। वाराणसी का ज्ञान व्यापी वो बुद्धिस्ट साइट है। मथुरा का वो बुद्धिस्ट साइट है। तीनों का अंग्रेजों के समय में पुरातत्विक
रिसर्च हुआ, खोज हुआ, खोदा गया, सारे एविडेंसेस पुरातत्व करें। पुरातत्व के बारे में हमारे कितने लोगों को समझदारी? पुरातत्व का एविडेंस का मतलब है फाइनल एविडेंस। ये सारे एविडेंस मेरे पास में है। कोई है भारत में ब्राह्मण जो मैं कह रहा हूं उसे गलत साबित कर दे? चुनौती देता हूं, तमाम भारत के ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं जो कह रहा हूं गलत साबित कर दे। मैं सारे सबूत देता हूं। मैं तो बगैर सबूतों के कोई बात ही नहीं करता। आज केंद्र में तुम्हारी सत्ता है तो गलत को तुम सही कह रहे हो। माइथोलॉजिकल पुराणों की कहानियां को तुम इतिहास बता रहे हो। कितने लोगों को पुराण और इतिहास का फर्क समझ में आता है? हमारे लोगों को है? कितने हमारे लोगों को पुराण और इतिहास का फर्क समझ में आता है? पुराण में माइथोलॉजिकल कहानियां है तो कोई सबूत नहीं है। इतिहास इतिहास होता है, उसका सबूत होता है। माइथोलॉजी को, काल्पनिक कथाओं को सच कह रहे हैं। तुम्हारी केंद्र में सत्ता है, सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे जज हैं, तुम कल्पनाओं को ऐतिहासिक कह रहे हो, तुम्हारी सत्ता है। कल 10, 20, 25 साल के बाद दिल्ली में हमारी सत्ता आएगी। अरे क्यों नहीं आएगी? 1885 को कांग्रेस ने आज़ादी का आंदोलन शुरू किया, 15 अगस्त 47 को आज़ादी मिली, 63 साल में आज़ादी मिली, हमको भी मिलेगी। जब हमारी भी दिल्ली में सत्ता आएगी तो तुम्हारे राम मंदिर का क्या होगा? फिर मैं खोदने का आदेश दूंगा। तो समझ में आ रहा है? बोलो सर, पंडित बोलो, बोलो जो बोल रहा हूं मैं गलत बोल रहा हूं? तुम्हारी सत्ता है, तुम भले झूठ को सही कह रहे हो, तो कल हमारी सत्ता आएगी, हम बोलेंगे सच। सारे देश भर में ऐसे होता नहीं। मेरा आवाज की समझ आप लोगों को आवाज आ रही है? माइक बंद कर सकते? साला मेरा गला तो दबा दिया। गले के आधार पर आपको आवाज बताता हूं और बता रहा हूं कि कल अगर दिल्ली में हमारी सत्ता आ गई, संख्या हमारी है, तो ये आएगा, तो फिर हम राम मंदिर का चैप्टर ओपन करेंगे। लोग बोलेंगे कैसे? अरे तुम्हारी सत्ता है, तुम ओपन कर रहे हो, तो हमारी आएगी तो हम भी ओपन करेंगे। कोई नई बात तो कह नहीं रहा हो। और तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है, मेरे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर सरकार के पास फैसला करने का अधिकार है। अब किसी सुप्रीम कोर्ट को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के विरोध में जाकर फैसला करने का अधिकार लड़ी जाएगी। और इसलिए ये हमारे आजादी की लड़ाई है, ये मैं कह रहा हूं। SC, ST, OBC के लोग किसी मापदंड में हिंदू नहीं है। के ही आवाज पहुंचाया है तो फिर बेहतर है कि नहीं दे दिया। इन लोगों का जवाब मेरे पास ही है। साला भारत में किसी के पास है नहीं है। इनकी समस्या का जवाब केवल मेरे पास है। मैंने कई बार प्रयोग किया। जब वो बिजली गायब करते तो मैं सामने आकर बोलता हूं तो आधे मिनट में बिजली आ जाती है, क्योंकि उनको मैसेज जाता है। वो ऐसे आवाज तो जा ही रहा है, तो फिर बिजली बंद करने का जरा क्या मतलब है? बिजली आ जाती है। तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं। तीसरी बार भारत बंद किया 25 में, ये कल परसों, अभी तो जून चल रहा है। आज की तारीख कितनी है? 8 और 25, बहुत ज्यादा हुआ। 13-14 दिन हो गए। 13-14 दिन के पहले हमने भारत बंद किया। ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के लिए भारत बंद किया। सारे देश भर में भारत बंद हो गया। मैं आराम कर रहा था लखनऊ में, करता मेरे कमरे में आया। मैंने कहा क्या है? तो ऐसा कर रहा था।
अरे मैंने कहा तो बंद ही बंद दिख रहा है, ऐसे हर जगह बंद बंद बंद, ऐसा ऐसा कर रहा है बंद। अरे मैंने कहा हर जगह, हाँ हर जगह देख, सोशल मीडिया में वैसे कर रहा था और हर जगह बंद का बंद ही बंद। अरे मैंने कहा ये मोबाइल ही बंद कर दे भाई, तू ये बंद बंद क्यों दिखा रहा है मुझे, मोबाइल बंद कर दे। कहा हर जगह बंद ही बंद है। वो मुझे दिखा रहा था, वो सारे देश भर में बंद बंद। अभी तो छोटा बंद हो गया, ये जो बंद है ना ये छोटा बंद हो गया। एक समय 10 साल में आएगा, 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे, 10 साल में 20 बार भारत बंद, 6 महीने में 1 बार भारत बंद, 10 साल में 20 बार भारत बंद। भारत का कोई SC ST OBC का आदमी नहीं बचेगा जिसको ये मालूम नहीं होगा कि उसकी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। सबको मालूम हो जाएगा उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है। जब उनको मालूम हो जाएगा उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है तो वो उस लड़ाई के साथ खड़े हो जाएंगे, और जब खड़े हो जाएंगे हमारे लोग तो हमारी समस्या का जैसा चाहे वैसा समाधान हो जाएगा। कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। जिनको गोली चलाना आता है उनको गोली चलाने की जरूरत, हमारे लोगों को गोली चलाना नहीं आता। बोली बोली समझ, एक होती गोली, तो हमारे लोगों को बोलते हैं जल्दी हो जाता है गोली से। एक आदमी मर जाता है 10 खड़े हो जाते हैं, समस्या का समाधान होता नहीं। अगर आप जन आंदोलन को खड़ा कर दो, फाइनल तमाम हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है। तो आपको क्या करना है? जिले में काम कर रहे हो तहसील में जाओ, तहसील में काम कर रहे हो ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक में काम कर रहे हो ग्राम पंचायत में जाओ, ग्राम पंचायत में काम कर रहे हो गांव में जाओ। हमारे लोगों की संख्या करोड़ों संख्या गांव में निवास करती है, और गांव के लोग भुक्तभोगी है। हम शहरों के लोग किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ने से बात हमको समझ में आती है। गांव के लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, उनको जाके समझाओ आधा घंटा तो क्या कहते गांव के लोग मालूम है? हाँ समझ में आ गई, बताओ करना क्या? क्या बोलता है? हाँ हाँ आ गई समझ आ, बताओ करना क्या? क्योंकि वो किताब नहीं पढ़ते, डेली उनके साथ अन्याय होता है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जल्दी समझ में आता है, इसलिए बोलता है बताओ करना क्या है। शहर का आदमी हमारा SC ST OBC का, उसको समझाओ आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर वो 10 सवाल पूछता है। शहर का पढ़ा लिखा आदमी, किताब पढ़ा हुआ आदमी 10 सवाल पूछता है, 10 सवाल का जवाब दे दो तो भी पता नहीं चलता साथ देने वाला है कि नहीं देने वाला। ये आदमी साथ देने वाला है कि नहीं देने वाला है पता नहीं चलता। अगले 6 महीने के बाद फिर मीटिंग करो, फिर वही 10 सवाल दोबारा पूछता है। मैं अनुभव की बोल रहा हूं, साथ नहीं देता। गांव में संख्या, इस शहर में 2% हमारे लोग, गांव में संख्या 98%। गांव के लोगों को तैयार करो, और गांव के लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए जन आंदोलन करने के लिए तैयार करो। देखो समस्या का समाधान कैसे होता है। यही लोग तो नरेंद्र मोदी को दिल्ली में पहुंचाते ना, यही ना संख्या पहुंचाती है। ये करना होगा। जब SC ST OBC के लोग जागृत होकर संगठित होकर इकट्ठा हो जाएंगे और अपने मकसद को पूरा करने के लिए जो संविधान ने उनको वोट का अधिकार दिया उसका उपयोग करेंगे, या सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करेंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए अपने लोगों को समझाओ, अपने लोगों को तैयार करो, अपने लोगों को संगठित करो। बोल 85 कहने से नहीं होगा। जय मूल निवासी इधर दुर्गापुर में कहने से नहीं होगा, गांव में केवल बोल 85 जय मूल निवासी कहने से नहीं होगा। तैयारी करनी पड़ेगी अपने लोगों की। जैसे मैं जिंदगी भर 18 साल 3 महीने का था, तब से अभी 65 साल की तैयारी कर रहा हूं। अभी भी डेली ट्रैवलिंग कर रहा हूं।
अभी भी डेली ट्रैवलिंग कर रहा है। हमारा आदमी एक दिन ट्रैवलिंग करता है तो बोलता है बदन दुखता है, अरे एक दिन आराम करना पड़ेगा, CL लेता हूँ। CL समझो, कैजुअल ले, बोलता आराम करना पड़ेगा एक दिन ट्रैवल करने से। डेली ट्रैवलिंग करता है, जवानी में भी करता था, 65 साल की उम्र में भी करता। हमारे दुश्मन वामन मेश्राम की टांगों को पीछे खींचने के लिए कुछ लोगों को लगाया। मेरी टांगे इतनी कमजोर नहीं है कि कोई भी साला ऐरिया गैरिया नत्थु खैरिया खींच लेगा। ऐरिया गैरिया नत्थु खैरिया समझते हो, है देसी मुहावरा है, तो कमजोर नहीं है ये। अब हमारा राम नाम सत्य करके ही खत्म करेंगे। और बंगाल में हरि बोल, देश में राम नाम सत्य और बंगाल में हरि बोल करवाएंगे इन लोगों का, तब हमारी समस्या का समाधान है। और इसके लिए जन आंदोलन करना होगा। जन आंदोलन हमारे आंदोलन की सबसे ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है। राजनीति में हस्तक्षेप का काम हो सकता है, मगर प्राथमिकता जन आंदोलन को निपटना होगा। तो जन आंदोलन से निपट सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को तैयारी करना। इसके लिए आप लोग साथ सहयोग करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ जो इतना बड़ा विशाल आंदोलन हमने खड़ा किया, ये सबूतों के साथ आपको बताया, काल्पनिक बातें नहीं है। ये भारत बंद करना कोई गली मोहल्ला बंद करना नहीं है, ये हमारी संगठित शक्ति, ये प्रैक्टिकल दिखाया हमने सिद्ध करके। आपको इसको आगे बढ़ाना है, बस इतना ही काम करना है। इतना हमने कर दिया, अभी आप करो, देखो कैसे